Illustration 8. The balance sheet of हॉलवॉर्ड लिमिटेड हरिद्वार एज ऑन 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया है। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटीज़ में 31 मार्च 2022-23 का कॉलम है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का कॉलम है। इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो अभी हम यहाँ पे कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो करते हैं, वहाँ पे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ आती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट ओपन करते हैं। सोर्सेस और एप्लीकेशन होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा टैली होता है। और कौन से अकाउंट्स ओपन करते हैं जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, वर्किंग करना पड़ेगा, वो अकाउंट्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अभी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका जाने वाला है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। जनरल रिजर्व जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों का डिफरेंस निकालना है 70 और 80,000 का। यहाँ पे देखो 350 और 7 लाख है, मतलब 350 से कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया है, तो ये सोर्सेस में आएगा। और जनरल रिजर्व 70 to 80,000 10,000 से इंक्रीज हो गया है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहाँ पे सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किया होगा, तो वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। लास्ट ईयर का बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस वो एक ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का भी सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, वो भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। मॉर्गेज लोन 270 और यहाँ पे 360 लोन बढ़ गया है, मतलब अमाउंट आई है, रिसीव्ड हुई है, रिसिप्ट है, तो वो कहाँ पे आने वाली है, सोर्सेस में आएगी। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आना चाहिए। एसेट में जाएंगे, गुडविल है, गुडविल आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे कि गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉपीराइट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स है, उसका इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देना होगा। उसके बाद बिल्डिंग मशीनरी, ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाने वाला है, यहाँ पे हम देखेंगे परचेस किए या सेल्स किया है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, इसका भी इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, यह हमारी करंट एसेट है, इसका इफेक्ट जाएगा आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। उसके बाद फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, इंटेंजिबल एसेट है, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करनी है। वेर एज मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो। A part of machine which is not productively being utilized costing rupees 40,000 was sold during the year 25,000। देखो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी है और ये भी वर्किंग करना होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 15,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक करो। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 बिजनेस टैक्स वर पेड रुपीज़ 50,000 का बिजनेस टैक्स, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर टिक मार्क हो जाएगी। डिविडेंड ऑफ द ईयर 2021-22 अमाउंटिंग रुपीज़ 80,000 वर पेड, ये भी डिविडेंड पेड किया है, प्रपोज डिविडेंड के ऊपर टिक मार्क करनी है। ठीक है, चलो अभी पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाया है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, ओपनिंग क्रेडिट में आएगा। गुडविल, कॉपीराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है, इसका इफेक्ट डेबिट में यहाँ पे आ जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद अगर कोई एसेट हमने सोल्ड की तो उसके ऊपर अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डिविडेंड, इसका इफेक्ट कहाँ पे जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेबिट साइड मतलब सोर्सेस है, क्रेडिट साइड मतलब एप्लीकेशन, रिसीव्ड और पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट में आता है, लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में आएगी। एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट में, और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में। एसेट डिक्रीज मतलब क्या करते हैं हम, एसेट सोल्ड आउट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है वो सोर्सेस में चली जाएगी। एसेट अगर इंक्रीज हो गई मतलब एसेट हम क्या करते हैं, परचेस करते तो वो अमाउंट बढ़ गई है, पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो वो एप्लीकेशन में जाएगा।
उसके बाद है प्रपोज डिविडेंड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये दोनों सेम वर्क करने वाला है। क्लोज ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। डेबिट में और क्या आता है, बैंक अगर हम डिविडेंड पेड करेंगे या टैक्स पेड करेंगे तो वो डेबिट में आएगा, और प्रोविजन अगर उसकी करके रखेंगे तो दोनों के क्रेडिट में आएगा। देखो अभी ये बैंक अगर होता है यहाँ पे, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पेमेंट करेंगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एप्लीकेशन में, इसका भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। और ये प्रोविजन करेंगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट बनाया है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। देखो मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है, और ये सब क्या थी, लायबिलिटीज, टैक्सेशन और डिविडेंड। तो एसेट लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट में ओपनिंग होता है, डेबिट में क्लोजिंग होता है, लेकिन मशीनरी एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में ओपनिंग होगा और क्रेडिट में क्या होगा, क्लोजिंग। अगर हम एसेट परचेस करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, सेल्स करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है सेल के ऊपर वो डेबिट में आएगा, अगर लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट में आएगा, डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो भी क्रेडिट में आना चाहिए। ओके, फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000 और 7 लाख अमाउंट इंक्रीज हो गई है। सोर्सेस में आने वाला है इशू ऑफ शेयर कैपिटल 3,50,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना है, डेबिट में क्यों, क्योंकि 70 से 80,000 मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 10,000 से, लॉस हुआ है यहाँ पे टू जनरल रिजर्व 10,000। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो अकाउंट है यहाँ पे करो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, लास्ट ईयर का क्लोज ओपनिंग बैलेंस होता है वो है आपका 75,000। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो बैलेंस है आपका 80,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, उसका सेपरेट अकाउंट हमने किया है, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस है 70,000। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। टैक्सेशन के बाद आपके पास है प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,000। नेक्स्ट है मॉर्गेज लोन। देखो लास्ट ईयर हमारे पास लोन 2,70,000 था, इस करंट ईयर में लोन हो गया है 360, मतलब 10,000 से लोन इंक्रीज हुआ है। लिखो यहाँ पे रेज इन मॉर्गेज लोन, कितना है वो 90,000 से रेज हुआ है, रेज मतलब इंक्रीज हुआ है, तो सोर्सेस में अमाउंट आने वाली है। हमारे पास लोन लेने के बाद अमाउंट आती तो इसलिए यहाँ पे सोर्सेस में लिखा है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल हमारी करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 80,000 और यहाँ पे 70,000, बिल्स पेएबल है 5,000 और 10,000, ठीक है। अभी 80 से अगर 70,000 बैलेंस हो रहा है तो अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, तो अमाउंट यहाँ पे क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे 10,000। उसके बाद
5,000 से 10,000 हो गई तो अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? आपकी अमाउंट इंक्रीज हुई, तो हम कौन से कॉलम में लिखने वाले हैं? डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। ओके, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गए। अभी हम जाएंगे एसेट में। एसेट में आपका गुडविल 20,000 है और वहाँ पे है 36,000, मतलब गुडविल क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ है? 16,000 से। अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे आता, लेकिन इंक्रीज हुआ है मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिखो बाय गुडविल एप्रिसिएटेड। हमेशा गुडविल हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अभी इंक्रीज हुआ है इसलिए क्रेडिट में आया है 16,000। ओके, उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग वर्किंग नोट बना रही हूँ मैं। यहाँ पे बिल्डिंग दी है 3,50,000 और यहाँ पे है 3,29,000। ठीक है, लास्ट ईयर और करंट ईयर। अभी बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 6%। निकालो यहाँ पे लेस 6% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसके ऊपर 6% डेप्रिसिएशन निकालेंगे 21,000। रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा? 350 से 21,000 माइनस करो, 3,29,000 आया। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच हो गए, इसलिए यहाँ पे आगे स्टेप नहीं जाने वाली, डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपका जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करो बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया आपका 21,000। ओके, देखो नेक्स्ट है मशीनरी। एक्चुअली हमने मशीनरी का अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, वहाँ पे भी पोस्टिंग करेंगे, लेकिन मैं पहले वर्किंग नोट बना रही हूँ, वो ज़्यादा इजी होता है। 4 लाख लास्ट ईयर की मशीनरी, करंट ईयर की मशीनरी आपके पास 8 लाख। ठीक है, अभी देखो क्या दिया उन्होंने, मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस। करो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर उन्होंने 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 10% डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 40,000। रिमेनिंग बैलेंस है 3,60,000। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट दी उन्होंने? a part of machine which is not productively, second adjustment, यूटिलाइज कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, जिसकी कॉस्टिंग 40,000 थी, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ 25,000। और वो मशीन हमने कितने अमाउंट में सोल्ड की है? 25,000 में सोल्ड की है। देखो क्या बोला है उन्होंने, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 40,000 थी। कितने अमाउंट में सोल्ड किया है हमने वहाँ पे? 25,000 में। अगर 40 की मशीनरी हम 25,000 में सोल्ड करते हैं तो 15,000 रुपीज़ हमारा क्या हो गया यहाँ पे? लॉस। ये सोल्ड करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा? बैंक में। मतलब ये अमाउंट हमारे पास आने वाली है, इसका इफेक्ट हो जाएगा सोर्सेस में। और ये जो लॉस हुआ है इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, देखो लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये मशीनरी आपने क्या की है? सोल्ड की है। कॉस्टिंग कितनी है? 40,000, तो यहाँ से आपको 40,000 लेस करना होगा कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी आएगी? 3,20,000। ठीक है, ओके, अभी ये 40 का क्या हो जाएगा? 40 का ये देखो, ये बाइफर्केशन है 40 का। 25,000 सोल्ड किया है और 15,000 क्या हुआ है? हमारा लॉस हुआ है। तो 25,000 सोल्ड किया है तो वो जाएगा सोर्सेस में। ठीक है, 25,000 अमाउंट हमें मिल गई है, ये अमाउंट आपकी जाने वाली है सोर्सेस में और ये अमाउंट आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे 320 है, लेकिन ये और ये अमाउंट मैच हो रही है क्या? नहीं। क्लोजिंग बैलेंस हो रही है? नहीं। तो 8 लाख आने के लिए क्या करना होगा हमें? यहाँ पे 4,80,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, 4,80,000 ऐड करना होगा। यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर ऐड करते हैं मतलब हमने मशीनरी क्या की है? परचेस की है।
परचेस की तो इसका पेमेंट करना होगा, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में। ठीक है, कितने सारे इफेक्ट्स आ गए देखो, हम एक एक करके लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। पहला तो क्या हो गया, 4 लाख और 80 था, यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन निकाला है, तो पहला इफेक्ट आपका 40,000 का डेप्रिसिएशन का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद हमने क्या किया, 40,000 जो जो कॉस्टिंग थी यहाँ से 40,000 ही माइनस करना, लेकिन 40 पूरा मिला नहीं हमें, कितनी अमाउंट मिल गई है, 25,000। 25,000 हमने क्या किया, सोल्ड किया, तो अमाउंट आने वाली है, इसलिए ये जाएगा सोर्सेस में। उसके बाद 15,000 का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो वो लॉस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। उसके बाद ये और ये अमाउंट हमने मैच की, तो ऐसे पता चला कि नहीं 4,80,000 बैलेंसिंग फिगर है, तो 4,80,000 हमें यहाँ पे ऐड दिख रहा है, मतलब ये हमने क्या किया है, परचेस किया है। परचेस का मतलब क्या होता है, यह अमाउंट आपकी जाने वाली है एप्लीकेशन में। ये 4 इफेक्ट इस एडजस्टमेंट के ऊपर आपके हो जाएंगे। ओके, चलो वन बाय वन इफेक्ट करते हैं। पहला इफेक्ट था डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे ग्रुप बना के रखा है, बिल्डिंग के नीचे लिख लो मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन 40,000 बराबर। उसके बाद 25,000 सोल्ड किया, मतलब सोर्सेस में जाएगा, सोर्सेस में लिखो 25,000 सेल ऑफ मशीनरी। कितने अमाउंट है, 25,000। उसके बाद मशीनरी सोल्ड करने के बाद जो लॉस हुआ है वो यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ है हमें यहाँ पे, 15,000 का। ओके, और लास्ट है 4,80,000, क्या किया हमने, परचेस, मतलब एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में लिखो यहाँ पे परचेस ऑफ मशीनरी, 4,80,000 की मशीनरी हमने परचेस की है। ओके, अभी एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, क्या दिया है उन्होंने, लास्ट ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 67,000, यहाँ पे है आपकी 52,000। एडजस्टमेंट दी उन्होंने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ₹15,000, कितने की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 15,000 की, वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर और एट प्रॉफिट ₹4,000। हमने क्या किया है, 4,000 प्रॉफिट के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या की है, सोल्ड की है। ठीक है ना, अगर हम 4,000 प्रॉफिट के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 15,000, तो यहाँ से हम सोल्ड करने के बाद 15,000 ही लेस करने वाले हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 52,000। लेकिन ये 15,000 तो हमने सोल्ड किया है, लेकिन 4,000 प्रॉफिट है हमारा, ये क्या है, प्रॉफिट है, ये सोल्ड किया है, तो टोटल हमारे पास 19,000 आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये अमाउंट आपकी जाएगी सोर्सेस में। उसके बाद ये दोनों मिला के, और ये जो प्रॉफिट हमें मिला है ये आपका जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कौन से दो इफेक्ट हो गए, 19,000 अमाउंट हमें मिली है, तो वो आपकी जाएगी सोर्सेस में, सोल्ड करके मिली है। सेकेंड इफेक्ट 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब ये जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, चलो सोर्सेस में जाएंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,000, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारी करंट एसेट है।
चलो एक एक करके करंट एसेट लिखेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 6,000, यहाँ पे है 7,000। 1,000 से अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज है तो इंक्रीज कॉलम में ही लिखेंगे, सिर्फ लायबिलिटीज़ में आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बाद है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितनी अमाउंट है कैश एट बैंक की, 22,000 और 60,000। करो 60,000 से 22,000 माइनस करना है, 60,000 माइनस 22,000। इंक्रीज ये अमाउंट कहाँ पे आएगी, इंक्रीज कॉलम में 38,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स के अमाउंट है 92,000, 1,28,000। करो माइनस, 1,28,000 माइनस 92,000, यहाँ पे आपका आएगा 36,000। डेटर्स के बाद है बिल्स रिसीवेबल, 36,000 और 82,000। डिफरेंस निकालो, 82,000 माइनस 36,000, इंक्रीज हुई अमाउंट 46,000, ठीक है। यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट में उन्होंने दिया है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। 7,000 से 6,000 अगर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो 1,000 एसेट कम हो गए, तो यहाँ पे लिखो लॉस हुआ है टू फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट बिल्डिंग तो हो गया, मशीनरी की भी एडजस्टमेंट हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 बिजनेस टैक्स वर पेड रुपीज़ 50,000, 50,000 का टैक्स पेड किया है। देखो टैक्स पेड करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जाना है, पेमेंट किया है मतलब डेबिट में आएगा, लिखो यहाँ पे टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो पेमेंट, कितने का पेमेंट किया हमने यहाँ पे, 50,000 का, ठीक है। पेमेंट करेंगे, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, एप्लीकेशन में, लिखो एप्लीकेशन में पेमेंट फॉर टैक्सेशन 50,000। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑफ द ईयर 2021-22 अमाउंटिंग रुपीज़ 80,000 वर पेड, उन्होंने डिविडेंड पेड किया है। देखो डिविडेंड पेड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका टू डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली बैंक लिखना था, पेड किया है हमने, डिविडेंड क्या किया है, पेड। आप बैंक लिख लो और ब्रैकेट में डिविडेंड पेड लिखो या पेड लिखो, वहाँ पे कितने का डिविडेंड हमने पेड किया है, 80,000 रुपीज़ का। अगर हम पेमेंट करते तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कितना पेमेंट किया है, 80,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई है। चलो अभी हम प्रॉब्लम टैली करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मशीनरी अकाउंट हमारा बाकी रह गया, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। देखो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग बैलेंस था, लिखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड टर्म कितना है, 4 लाख, बराबर। उसके बाद लास्ट में लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कितना बैलेंस है देखो 8 लाख। उसके बाद यहाँ पे 40,000 का डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है देखो, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखो बाय डेप्रिसिएशन 40,000, ओके। उसके बाद ये देखो ये 40,000 कॉस्टिंग था, 25,000 को सोल्ड किया है और लॉस 15,000 हुआ है। देखो सोल्ड किया है, सोल्ड कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में, और ये 15,000 का लॉस भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। लिखो यहाँ पे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल ऑफ मशीनरी
25,000। उसके बाद ये लॉस हुआ है, यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी मशीनरी। कितना लॉस हुआ है वहाँ पे 15,000 का, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर है, वैसे भी ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे और यहाँ से भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या कर सकते हैं, क्रेडिट की टोटल लेनी है आपको। क्रेडिट की टोटल आएगी आपकी 8,80,000, डेबिट में लिखो 8,80,000 और यहाँ पे 4,80,000 जो अमाउंट आई देखो परचेसेस, नहीं तो परचेसेस डेबिट में लिख देना, वो भी इजी, जैसे आपको इजी लगेगा। पहले तो ऐसे वर्किंग नोट बना लो, फिर उसके ऊपर ये मशीनरी अकाउंट बना लेना। बैंक, ये आपकी क्या है बैलेंसिंग फिगर, ये आपके क्या हो गए परचेसेस, ठीक है। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अभी क्या करते हैं, प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट क्लोज कर लेंगे। प्रपोज डिविडेंड, डेबिट साइड की टोटल आ रही है यहाँ पे 1,90,000, क्रेडिट में लिखो 1,90,000, डिफरेंस आएगा 1,10,000। देखो क्रेडिट में आए तो उसको क्या नाम देंगे प्रोविजन, अगर डेबिट में आता है तो बैंक पेमेंट करना होगा। यहाँ पे लिखो बाय, और कहाँ पे जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो प्रोविजंस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अगर प्रोविजन है तो उसका इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लिखो, एक्चुअली मेरा कैरेट डाउन ऊपर हो गया, आप नीचे लिख लेना। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट आई आपकी 1,10,000, टैक्स नहीं ये डिविडेंड है। अभी ये डिविडेंड का अकाउंट था, अभी ये टैक्सेशन का अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 1,40,000, क्रेडिट में लिखो 1,40,000, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 70,000, उसको नाम देना है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसको वो क्या हो जाता है प्रोविजन, और प्रोविजन कहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको लिखना है टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितनी अमाउंट आई है वो 70,000, ठीक है। चलो अभी चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा टैली होना चाहिए। टोटल करो इसकी, एसेट की टोटल करनी है आपको। एसेट की टोटल आ रही है आपकी 1,56,000 और ये आ रही 2,77,000, ओके। उसके बाद ये टोटल करो, ये टोटल आ रही है 85,000 और ये टोटल आ रही है 80,000। अभी ए से बी माइनस करो, ए माइनस बी, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, माइनस करके ये डिफरेंस आ रहा है 71,000 और ये डिफरेंस आ रहा है 1,97,000। कौन सी अमाउंट बड़ी है 1,97,000, यहाँ पे भी लिख लो 1,97,000। 197 से 71 माइनस करो तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे 1,26,000, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आया है तो यहाँ पे डिक्रीज में अमाउंट आनी चाहिए, अगर यहाँ पे आती तो यहाँ पे अमाउंट आती हो, है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी इसकी टोटल करेंगे। इंक्रीज की टोटल ज़्यादा है, इंक्रीज की टोटल है 1,31,000, वो डिक्रीज में भी लिख लेंगे 1,31,000। 131 से 5,000 माइनस हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर है आपकी 1,26,000। डिक्रीज कॉलम में आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन नेट इंक्रीज इन
वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, मैंने बोला है डिक्रीज होता है तो डेबिट में मतलब सोर्सेस में जाता है, और इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, क्रेडिट में, मतलब कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में। ओके, चलो लिखो एप्लीकेशन में नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल $1,26,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल आ रही है आपकी 3,47,000, क्रेडिट में लिखो 3,47,000। ठीक है, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है 2,52,000, और उसको नाम देना है बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंसिंग फिगर। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जाएगा डेबिट साइड में, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन वहाँ पे क्रेडिट में आया था ना, तो यहाँ पे डेबिट में जाएगा 2,52,000, और आपको प्रॉब्लम टैली करना है, टोटल आएगी 7,36,000, 7,36,000 को प्रॉब्लम टैली हो गया।